हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे होंगे और आपने इंडिया बुक का रिवीजन भी शुरू कर दिया होगा, जो भी 15 चैप्टर हैं आपके पास। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 16 कृषि, चैप्टर नंबर 17 खाद्य और नागरिक आपूर्ति। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं चैप्टर नंबर 16 कृषि। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। यहाँ पर जो कुछ डेटा दिया हुआ है ये बेसिकली हमारे आंसर राइटिंग में या जब इसे लिखोगे तो वहाँ पर कोट कर पाओगे, है ना। कुछ चीज़ें समझने वाली भी हैं कि देश की आबादी का लगभग 54.6% कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों, ये 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि देश की आबादी का लगभग 54.6% कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगा है। और देश के सकल मूल्य संवर्धन वर्तमान मूल्य पर 2019-20 में इसकी हिस्सेदारी कितनी थी? 17.8%। फिर है 2021-22 के भूमि उपयोग सांख्यिकी के अनुसार, ठीक है, ये जो 2021-22 का भूमि उपयोग सांख्यिकी आया, इसमें देश का भौगोलिक क्षेत्र 328.7 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 54.8% कृषि योग्य भूमि है। तो ये आपको याद रखना है। फिर 2021-22 में कुल सिंचित क्षेत्र 77.9 मिलियन हेक्टेयर था, जिसमें से 24.7% क्षेत्र नहर स्रोत से सिंचित था। उसके बाद 2.8% टैंक से, 47.3% ट्यूबवेल से, 13.2% अन्य कुओं से और 12% अन्य सिंचाई स्रोतों से सिंचित था। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो सिंचित क्षेत्र है वो किससे हो रहा है? ट्यूबवेल से। कितना? 47%। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे 24.7% के साथ किससे है? नहर के साथ। फिर आ जाता है 13.2% के साथ अन्य कुओं से, और उसके बाद 12% अन्य सिंचाई स्रोतों से आ रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आ रहा है ट्यूबवेल से, ये आपको याद रखना है। फिर एक योजना है पीएम किसान। तो पीएम किसान क्या है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, मतलब सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, स्पॉन्सरशिप नहीं है इसमें, जिसमें 100% धन केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है। और इसे कब शुरू किया गया था? 2018 में ये योजना शुरू हुई थी। ठीक है, पीएम किसान। इस योजना के तहत जोत वाले सभी किसान परिवारों को 3 बराबर किस्तों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की सहायता दी जाती है। और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की परिभाषा क्या है? पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे। ठीक है, इतने लोग परिवार में शामिल हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें योजना के तहत लाभ पाने वाले पात्र किसान परिवारों की पहचान निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार करती है। तो इनकी पहचान कौन कर रहा है? राज्य और केंद्र शासित, जो संबंधित राज्य है और संबंधित यूटी है, वो इन पात्र किसान परिवारों की पहचान कर रहा है। ये आपको याद रखना है। सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है, जो आप जानते हो डायरेक्ट डीबीटी। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। फिर एक और स्कीम है कृषि अवसंरचना निधि। तो 1,00,000 करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य है देश में कृषि अवसंरचना में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से, ये वर्ड याद रखना, फसलोपरांत। ठीक है, यानी फसल होने के बाद प्रबंधन, अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम से, ठीक है, मध्यम से दीर्घकालिक अवधि का ऋण यहाँ दिया जाएगा। ऋण वित्त पोषण सुविधा जुटाना। तो दो चीज याद रखना है, एक तो फसल के उपरांत है ये, और दूसरा क्या है? मध्यम से दीर्घकालीन अवधि का जो ऋण है उसके वित्त पोषण के लिए। इस निधि के तहत प्रमुख सहायता में क्या शामिल है? इस वित्त पोषण सुविधा के तहत सभी ऋणों में 2 करोड़ रुपए की सीमा तक प्रतिवर्ष 3% की ब्याज सहायता है। ये जो 2 करोड़ रुपए की सीमा अगर कोई ऋण लेता है तो उसको प्रतिवर्ष 3% की ब्याज सहायता दी जाएगी। और यह वित्तीय सहायता अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध है। ये नहीं हमेशा ले सकते हैं। कब तक? ये ब्याज वित्तीय सहायता जो है अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आगे है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ठीक है, तो पहले तो ये कब शुरू किया गया था? पोषक तत्वों का अनुकूलित उपयोग करने के उद्देश्य से 2014-15 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। ठीक है, इसमें है क्या? तो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन यानी नामसा कृषि को अधिक उत्पादक, स्थिरता और जलवायु के अनुकूल लचीला बनाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, सतत कृषि से आप समझ ही रहे होगे कि क्या होगा, है ना। तो उसके लिए ये किया गया था, ये शुरू किया गया था। SHM का उद्देश्य है रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर समेकित पोषण प्रबंधन को बेहतर बनाना, जिसमें सेकेंडरी और माइक्रो पोषक तत्व, ठीक है, यानी माध्यमिक और माइक्रो पोषक तत्व तथा कार्बन वाली खाद और जैविक उर्वरक भी शामिल किए जाते हैं, ताकि मृदा स्वास्थ्य यानी मिट्टी की उर्वरता अच्छी बनी रहे।
तो कुल मिला के इतना याद रखना कि पोषक तत्वों का अनुकूलित उपयोग हो पाए, इसलिए 2014-15 में योजना शुरू की गई थी। फिर एक और योजना है जैविक खेती को बढ़ावा। तो देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 2015-16 में केंद्र प्रायोजित पहली व्यापक योजना के रूप में परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की गई। यह कृषि और संबंधित क्षेत्रों के अधिक समावेशी और एकीकृत विकास को सुनिश्चित करने के लिए कृषि जलवायु परिस्थितियों, प्राकृतिक संसाधनों और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए किया गया था। ठीक है, तो 2015-16 में और क्यों किया गया ये आपने देख लिया। आगे देखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने बेसिक में भी पढ़ा होगा, तो ये देख लीजिए। सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की सिफारिशों के आधार पर, ठीक है, किसकी सिफारिश होती है इसमें? CACP की होती है। 22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP की घोषणा की है। तो ये याद रखना आपने कि सिफारिश किसकी होती है और कितनी फसलें हैं। 22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP की घोषणा की गई है। सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की सिफारिशों के आधार पर 22 निर्धारित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दी। यहाँ पर इन्होंने एक ही सेंटेंस रिपीट कर दिया है, जिसमें संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों विभागों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये 22 निर्धारित फसलें क्या हैं? इसमें एक तो 14 खरीफ फसलें हैं और 6 रबी फसलें हैं और 2 वाणिज्यिक फसलों को शामिल किया गया है इन 22 निर्धारित फसलों में। ठीक है, तो हो सकता है स्टेटमेंट ऐसा बन जाए कि MSP के लिए 22 निर्धारित फसलों में खरीफ की फसलें ज़्यादा हैं। ठीक है, तो खरीफ की फसलें कितनी? 14 आपको दिख रही हैं। तो ऐसे भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है। 14 खरीफ फसलों में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, पौला, सूरजमुखी तिल, नाइजर सीड और कपास शामिल है। और 6 रबी फसलों की अगर हम बात करें तो गेहूं है, जौ, चना, मसूर और रेपसीड, कुसुम, और 2 वाणिज्यिक फसलों में अगर हम देखें जूट और खोपरा शामिल है। ठीक है, वाणिज्यिक फसल में क्या है? जूट और खोपरा। बाकी हमने 14 खरीफ फसलें देखी और 6 रबी फसलें देखी। इसके अतिरिक्त तोरिया और छिलका रहित नारियल के लिए भी MSP निर्धारित किया जाता है। तोरिया के लिए रेपसीड और छिलका रहित नारियल के लिए खोपरा के MSP के आधार पर तय होते हैं। ठीक है, जो मतलब ये लिखा है कि तोरिया और छिलका रहित नारियल के लिए भी MSP निर्धारित किया जाता है, जो क्रमशः रेपसीड और सरसों तथा खोपरा के MSP के आधार पर तय होते हैं। मतलब जो रेट इनका होता है वही उनका होता है। ये सारी चीज़ें हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ये दिया है कि कृषि में ड्रोन टेक्नोलॉजी से आप क्या कर सकते हो कि कीटनाशक उनका छिड़काव कर सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा गया शायद 2022 और 2023 में शायद पूछा गया था कि ड्रोन के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ देख लीजिए कि कीटनाशक और पोषक तत्व का भी छिड़काव हो सकता है खेतों में। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई ड्रोन लेता है वो कहाँ से क्या लेगा। तो एक बार ये वाला जो जितना सेगमेंट है ये आप एक बार पढ़ लेना, है ना, कि कितनी 50% राशि, कस्टम हायरिंग केंद्र क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। आगे है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य है जमीनी स्तर पर सिंचाई में निवेशों को समन्वित करना, सिंचाई सुविधा वाले कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार, पानी का अपव्यय कम करने और खेतों में उपलब्ध पानी का बेहतर उपयोग, सुनिश्चित सिंचाई और पानी बचाने वाली अन्य प्रौद्योगिकियों को अपनाने में वृद्धि यानी प्रति बूंद अधिक फसल, भूमिगत जलाशयों के रिचार्ज में वृद्धि और सतत जल संरक्षण विधियों को लागू करना आदि। तो ये है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उद्देश्य। अब इसमें क्या होगा कि एक तो ये योजना देंगे, इसके एप्लीकेशन दे देंगे कि इसका यूज़ क्या है, इसके अलावा किसी दूसरी योजना के पॉइंट मर्ज कर देंगे और फिर आपसे पूछ लेंगे, तो वहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए जो चीज़ें यहाँ पर दी हैं, 2-4 पॉइंट जो दिए हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा, है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2016 में PMKSY को एक मिशन के रूप में लागू करने का फैसला किया। तो ये कब शुरू हुआ? 2016 में शुरू हुआ था। और इस मिशन का संचालन जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के साथ करता है। ठीक है, तो कौन कर रहा है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रति बूंद अधिक फसलें। तो वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई प्रति बूंद अधिक फसल योजना का उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों जैसे सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। तो कब ये शुरू हुआ था? 2015-16 में ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। फिर कृषि ऋण की बात करें, अगर आपको किसान क्रेडिट कार्ड पता होगा तो क्या होता है देख लेते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड की योजना कब शुरू हुई थी? 1998 में। ठीक है, 1998 में शुरू की गई थी KCC की योजना, जिसमें किसानों की कुल जोत के आधार पर बैंकों द्वारा समान रूप से व्यवस्था की गई ताकि किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि आदानों यानी कृषि के जो इनपुट्स हैं उनको आसानी से खरीदने
और अपनी उत्पादन जरूरतों के लिए नगद धनराशि निकालने हेतु उनका उपयोग कर सके। तो बेसिकली पहले क्या था कि सिर्फ कृषि के जो इनपुट्स हैं उनको खरीदने के लिए। वर्ष 2004 में किसानों की निवेश ऋण आवश्यकता जैसे संबंधित और गैर कृषि गतिविधियों के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो निवेश ऋण भी अब ले सकते थे, पहले था कि कृषि इनपुट्स के लिए ले सकते थे, अब क्या हुआ कि निवेश के लिए भी ले सकते थे, बाकी जो गैर कृषि गतिविधियां हैं उनके लिए भी ये निकाल सकते थे पैसे। ठीक है, यहाँ पर नगद धनराशि का आहरण कर सकते थे। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। फिर आगे देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो वर्ष 2018-19 में भारत सरकार ने पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों के लिए भी केसीसी योजना शुरू की। तो 3 आपने ऊपर देख लिए थे कि कहाँ कहाँ शुरू हो गया था। इसके अलावा जो पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियां हैं उनके लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हो गई 2018-19 से, ताकि मत्स्य पालन और पशुपालन से जुड़े किसानों को अल्पकालिक कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जा सके। इन योजनाओं में ब्याज सहायता केवल 2 लाख रुपए तक ही सीमित है। ठीक है, फिर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो यह 2016 में योजना शुरू की गई थी। इसमें क्या था कि किसानों को बुआई से पहले, ठीक है, बुआई से पहले से कटाई के बाद तक, ठीक है, कब तक, बुआई से पहले से कटाई के बाद अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल नुकसान से बचाने और फसलों के नुकसान की स्थिति में किसानों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। किसान को नामांकित करने के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। पहले तो ये सभी किसानों के लिए अनिवार्य थी, फिर क्या हुआ कि इसको स्वैच्छिक कर दिया गया। ठीक है, जो शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो जाए, जो नहीं शामिल होना चाहते वो मत शामिल हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। बाकी अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बागवानी फसलों के लिए कितना प्रीमियम है, रबी के लिए कितना है, खरीफ फसलों के लिए कितना प्रीमियम है ना। तो ये हो गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब आगे यहाँ पर एक सारथी इनिशिएटिव दिया है, एक KRPS दिया हुआ है। तो सारथी है क्या, कृषि एवं ग्रामीण सुरक्षा प्रौद्योगिकी एवं बीमा के लिए सैंडबॉक्स है ये। ठीक है, ये है सारथी। फिर KRPH PMFBI यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए कुशल शिकायत निवारण तंत्र बनाने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन शुरू किया गया है। तो ये है कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन किसके लिए है, किसानों के लिए कुशल शिकायत निवारण तंत्र बनाने के लिए। फिर नई पहल की अगर हम बात करें तो सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में, ये बेसिकली पिछले साल वाला है ना, तो पिछले साल वाला हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट होगा नहीं जितना इस साल वाला होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बजट में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी स्कीम्स आई हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं वो आप देख लो। यहाँ पर क्या है कि कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के गठन की घोषणा की गई है। ठीक है, केंद्रीय बजट में 2023-24 में। और 2024-25 में क्या हुआ कि कृषि के लिए DPI के विस्तार की घोषणा की गई। अभी कौन सा बजट आया है, 25-26 वाला, तो वो आपको देखना है। इसका उद्देश्य है किसानों के बारे में प्रमाणित जनसांख्यिकी विवरण, भूमि जोत और बोई गई फसलों सहित व्यापक और उपयोगी डेटा प्रदान करना। राज्य सरकार की नीति के अनुसार इसमें कृषक और काश्तकार शामिल होंगे। मिशन के तहत 3 DPI का मतलब आपने यहाँ देख लिया, डिजिटल, ठीक है, सार्वजनिक अवसंरचना, ठीक है, एग्रीस्टैक कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली और मृदा प्रोफाइल मानचित्रण। तो ये तीन DPI इस मिशन के 3 अंग हैं, याद रखना है। एग्रीस्टैक है, कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली है और मृदा प्रोफाइल मानचित्रण है। तो इनको अच्छे से आपने याद रखना है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। यहाँ पर कुछ अलग नहीं दिया हुआ, ऊपर जो हमने MSP पढ़ा है वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं। ठीक है, फिर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो ICAR का गठन कब हुआ, 1929 में हुआ था। ठीक है, थोड़ा आवाज़ को लेकर अगर इशू हो सकता है, गला बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। ये तो आपको पता होगा कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया था। 2024 और 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो, बाकी आपकी श्रद्धा। फिर है कृषि में महिलाओं की भूमिका। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 क्या कहता है, अगर आपको आंसर राइटिंग करनी हो तब आप यहाँ पर इस डेटा का यूज़ कर सकते हो, इसलिए हाईलाइट कर दिया आपके लिए, है ना। तो आप जब भी मेंस वेंस लिखना तो आप ये डेटा यूज़ कर सकते हो। फिर आगे देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें कवर करना छोड़ दिया है ना। पशुधन उत्पादन। तो 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार देश में लगभग 303.76 मिलियन गाय बैल, 74.26 मिलियन भेड़, फिर इतनी बिलियन बकरियां और लगभग 9.06 मिलियन सूअर हैं। सबसे ज़्यादा क्या है, गाय बैल है। ठीक है, उसके बाद भेड़ है, फिर बकरी है, नहीं, सबसे पहले गाय बैल है, उसके बाद बकरियां हैं, फिर भेड़ है और फिर सूअर हैं। अगली पशुधन जनगणना 2024 में होने वाली है, जो सितंबर-दिसंबर 2024 के बीच आयोजित की जाएगी। अभी इसका फिलहाल कोई डेटा नहीं आया, तो आपके लिए 20वीं पशुधन जनगणना ही जरूरी है। दुग्ध उत्पादन की अगर हम बात करें तो भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा।
दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बना हुआ है भारत, और 2022-23 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन थी। ठीक है, कितनी है? 459 ग्राम प्रतिदिन। अंडा उत्पादन की बात करें तो भारत दुनिया में अंडा उत्पादन के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। ठीक है। मांस उत्पादन, भारत दुनिया में मांस उत्पादन में 5वें स्थान पर है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है जूनोटिक, उभरते और पुनः उभरने वाले रोगों का नियंत्रण। जूनोटिक रोग तो अभी आप तो पता चल गया होगा ना कि ये क्या होता है, मतलब जो पशुओं से मनुष्यों में फैलते हैं, बेसिकली वो होते हैं जूनोटिक रोग, है ना। तो लंपी त्वचा रोग क्या है? लंपी त्वचा रोग एक संक्रामक वायरल रोग है जो गाय और भैंसों में होता है, और यह किस वायरस के कारण होता है? कैप्री पॉक्स वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो ये लंपी त्वचा रोग के बारे में आपने देख लिया। फिर एक प्रोग्राम है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, NADCP। ठीक है, NADCP, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। कब शुरू हुआ था? 2019 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया। तो 2019 में शुरू किया गया राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रूसिलोसिस के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए। ठीक है, FMD का यानी फुट एंड माउथ डिजीज का उन्मूलन 2030 तक, कब तक? 2030 तक भारत से, और ब्रूसिलोसिस का नियंत्रण झुंड प्रतिरक्षा के विकास के माध्यम से किया जाएगा। तो FMD जो है वो भारत से कब तक हटाने का लक्ष्य है? 2030 तक। ठीक है, और इसमें ये सारी चीज़ें क्या है कि 100% इसमें केंद्रीय सहायता दी जाएगी। अब ये योजना 2024-25 तक बढ़ा दी गई, इसलिए आपके लिए जरूरी है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। फिर है NADCP, फुट एंड माउथ डिजीज, FMD, जो हमने ऊपर देखा। तो FMD है क्या? ये एक अत्यधिक संक्रामक वायरल वेसिकुलर रोग है। ठीक है, जो मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर जैसी खुर वाले जानवरों को प्रभावित करता है, जिनके खुर होते हैं। ठीक है, खुर वाले जानवरों को प्रभावित करता है। FMD को नियंत्रित करने के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर इतना ही दिया है ताकि इनका टीकाकरण हो सके, द्विवार्षिक या अर्धवार्षिक, जिस रूप में हो सके। फिर है NADCP, ब्रूसिलोसिस। ब्रूसिलोसिस मवेशियों और भैंसों का, ठीक है, मवेशियों और भैंसों का एक प्रजनन रोग है। इस घटक में पूरे देश में मादा गाय के बछड़ों को जीवन भर एक बार टीका लगाया जाता है, और 100% केंद्रीय सहायता इसमें दी जाती है। ठीक है, फिर एक और है अन्य महत्वपूर्ण जो पशु रोग हैं, जैसे एक है PPR-EP, पेस्टिडेस पेटिटिस रूमिनेट्स उन्मूलन कार्यक्रम। तो PPR है क्या? इसका फुल फॉर्म आपने देख लिया ऊपर, जिसे भेड़ और बकरी का प्लेग भी कहा जाता है। ठीक है, ये भेड़ और बकरी का प्लेग होता है। एक अत्यधिक संक्रामक सीमा पार करने वाला पशु रोग है जो घरेलू और जंगली छोटे रूमिनेंट्स को प्रभावित करता है। प्रवासी झुंडों पशुओं को भी इस टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शामिल किया जाता है। तो बेसिकली इसमें भी यही 100% केंद्रीय सहायता है कि भाई जल्दी जल्दी टीकाकरण हो जाए। फिर है क्लासिकल स्वाइन फीवर, तो CSF, जिसे हॉग कॉलरा भी कहा जाता है। ठीक है, ये घरेलू और जंगली सूअरों का एक संक्रामक वायरल रोग है, और यह सूअर पालन उद्योग और छोटे किसानों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये जो नियंत्रण कार्यक्रम है ये महत्वपूर्ण है, ये रोग नहीं इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है राष्ट्रीय पशुधन मिशन। तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना को 2021-22 से 2025-26 तक, ठीक है, पुनः संरचित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है उद्यमिता विकास और पोल्ट्री, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा, गधा, खच्चर और सुअर पालन में नस्ल सुधार के साथ चारा और चारे के विकास पर है। मतलब ये जो दिए हुए हैं ना, पोल्ट्री हो गया, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा, गधा, खच्चर और सुअर, इनकी नस्लों में सुधार करना। यहाँ पर मिसप्रिंट है। फिर आगे देखते हैं। आगे है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो कब शुरू हुआ था? 2014 में शुरू किया गया था। 2014 में शुरू किया गया राष्ट्रीय गोकुल मिशन देसी गायों, ठीक है, देसी गायों की नस्लों के विकास और संरक्षण में महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ा है। यह योजना ग्रामीण किसानों की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाती है और देश में डेयरी कृषि को अधिक लाभकारी बनाती है। तो बेसिकली किसके लिए है? जो देसी गायों की नस्ल है उनके विकास और संरक्षण में महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में शुरू किया गया था। गोपाल रत्न पुरस्कार है ये, तो ये 2022 में शुरू किया गया था। यह पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में एक प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। ठीक है, किस क्षेत्र में है? पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में। इस पुरस्कार का उद्देश्य है इस क्षेत्र में काम कर रहे सभी व्यक्तिगत किसानों, कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों और डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर आगे अगर हम देखें, आगे है मत्स्य पालन। अब मत्स्य पालन के बारे में यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि यह क्षेत्र देश के 2.8 करोड़ मछुआरों और मछली किसानों को स्थायी आय और आजीविका प्रदान कर रहा है।
वैश्विक हिस्सेदारी का 8% होने के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है भारत। दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है, ये याद रखिएगा, एक्वा जो फार्मिंग होती है, तथा सबसे बड़ा झींगा उत्पादक और समुद्री खाद्य उत्पादकों के शीर्ष निर्यातकों में से एक है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है, दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है, झींगा उत्पादक सबसे बड़ा झींगा उत्पादक है और समुद्री खाद्य उत्पादों के शीर्ष निर्यातकों में से एक है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की मछली उत्पादन ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पादन को लगभग दोगुना कर दिया है। ठीक है, झींगा उत्पादन और मत्स्य निर्यात भी दोगुने से अधिक हो गए हैं। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, ऐसे पूछ सकते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है। बेसिकली ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो ये कब शुरू हुई थी? 2020 में शुरू की गई थी ये योजना। प्रमुख योजना का उद्देश्य है कि सभी राज्यों यूटीज में 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 साल की अवधि के लिए मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना है। अब आपने ब्लू इकोनॉमी पढ़ा होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है। तो ये हो गया ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, ब्लू रिवोल्यूशन से बेसिकली रिलेटेड है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। फिर है मछुआरों और मत्स्य पालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा, जो हमने 2019 वाला देखा था, वहाँ आ गई। तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना था। एग्रीकल्चर में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, कुछ स्कीम्स थी। ठीक है, आगे चैप्टर जो आता है वो है चैप्टर नंबर 17, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले। तो इसमें भी कुछ नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि पिछले साल यहाँ से एक क्वेश्चन बना था, और वो कहाँ से बना था वो मैं आपको देख के बताता हूँ भी। ठीक है, तो ये देख लीजिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इस बार आपको अगर पता हो तो कोचिंग संस्थानों पे मतलब 1-2 बार जुर्माना भी लगाया गया है। तो ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देख लीजिएगा थोड़ा कि नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भारत में 2020 से प्रभावी हो गया है। पहले कौन सा था? पहले था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उसको हटा के नया आया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जो 2020 से प्रभावी हुआ। नया अधिनियम भारत में उपभोक्ता विवादों के प्रशासन और निपटान में सुधार करता है। इसमें मिलावट और भ्रामक विज्ञापनों के लिए जेल की सजा सहित सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। उपभोक्ता भुगतान किए गए सामान या सेवाओं के मूल्य के आधार पर उपयुक्त उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये हो गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हैं कि इस अध्यादेश को क्रियान्वित करने में क्या क्या शामिल है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन सारी चीज़ों को आप एक बार देख लो, है ना। फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की कुछ मुख्य विशेषताओं में शामिल है। अब देख लेते हैं क्या है इसमें। एक तो है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA की स्थापना करना। लेन देन के स्थान की परवाह किए बिना उपभोक्ता के कार्यस्थल निवास के अधिकार क्षेत्र में आने वाले उपभोक्ता आयोग से शिकायत दर्ज करना। ठीक है, ये चीज़ हो गई। मतलब कहाँ लेन देन किया है, मान लो लखनऊ में उसका घर है, उसने दिल्ली में लेन देन किया है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो दिल्ली जाके वहाँ के करे जाके, है ना। वो क्या करेगा कि लखनऊ में जो अगल बगल जो उपभोक्ता आयोग है वो वहाँ पर शिकायत कर सकता है। तो इसमें जगह की दिक्कत नहीं है, जहाँ निवास है वहाँ का मामला है। ई फाइलिंग और ई भुगतान, यदि शिकायतों की स्वीकार्यता दाखिल करने के 21 दिनों के भीतर तय नहीं की जाती, मतलब स्वीकार नहीं किया जाता है, अगर शिकायत दाखिल की गई है तो उसको क्या, उन्हें स्वीकार माना जाएगा। अगर 21 दिनों के अंदर अपने आप, मतलब 21 दिनों के अंदर अगर उसको स्वीकार नहीं किया गया तो अपने आप ही स्वीकार मानी जाएगी। मिलावटी उत्पादों, नकली वस्तुओं के निर्माण बिक्री के लिए दंडात्मक प्रावधान। ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग, ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग आदि में अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम के लिए नियम बनाने का प्रावधान आदि है। तो क्या है कि इसमें ई कॉमर्स साइटों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में, तो ये आपको याद रखना है। फिर अगर आगे बात करें, फिर आगे क्या है वो देख लेते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो, ये क्या है, 1986 के BIS अधिनियम ने 1987 में BIS को वैधानिक दर्जा दिया। 2017 से लागू हुए नए भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 ने BIS को भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित किया। यह अधिनियम सरकार को सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा में वस्तुओं, प्रक्रियाओं, प्रणालियों या सेवाओं के लिए प्रमाणन अनिवार्य करने का अधिकार देता है। जैसे आप देखते हो ना, सोने में आप जब जाते हो तो हॉलमार्किंग देखते हो, तो यही हो गया भारतीय मानक ब्यूरो। तो यह कीमती धातुओं की हॉलमार्किंग को भी अनिवार्य बनाता है। जो बोलते हैं ना कि जागो ग्राहक जागो, जब भी सोना देखो तो हॉलमार्क का निशान देख के लो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंडर में। फिर और कुछ इसमें ज़्यादा खास था नहीं, इसलिए इसको छोड़ा गया है। अगर आपको देखना हो तो PDF आपके पास रहेगी, आप देख लेना। एक है भारत दाल पहल।
तो इसमें क्या है, उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर दालें उपलब्ध कराने के लिए 2023 में भारत दाल की शुरुआत की गई थी, जिसमें पीएसएफ में चना स्टॉक को खुदरा निपटान के लिए चना दाल में परिवर्तित किया गया था। ठीक है, तो इसमें चना दाल, ये आपने देखा होगा 1 किलो का पैकेट वो जो राशन की दुकानें होती है वहाँ से मिलता है ना। तो भारत दाल की शुरुआत 2023 में शुरू की गई, जिसमें चने की दाल दी जाती है। फिर है मूल्य स्थिरीकरण कोष। तो मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना 2014-15 में प्रारंभिक कोष के साथ 500 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कृषि बागवानी से जुड़ी वस्तुओं जैसे प्याज, आलू और दालों की महंगाई की प्रवृत्ति से निपटने के लिए की गई थी। कीमतों को कम करने में मदद करने के लिए इन वस्तुओं को विनियमित तौर पर जारी करने के लिए खरीदा और संग्रहित किया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर इनकी जो कीमत है वो बढ़ने लगती है तो क्या होगा कि इनको खरीदा जाएगा और संग्रहित किया जाएगा। पहले से जब ये सस्ती होंगी, फिर जब महंगाई होगी तो वहाँ पर बेचा जाएगा। पहले क्या था कि प्याज और आलू के मामले में बाजार के हस्तक्षेप के लिए लागू किया गया था। जब ये योजना शुरू हुई थी तो पहले प्याज और आलू के मामले में थी, बाद में इसमें दालों को भी इसके दायरे में लाया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर है खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, उतना खास नहीं है इसलिए छोड़ दिया है, बाकी हाईलाइटेड है, आपने देखना हो तो देख लेना। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 बनाया, जो वर्ष 2013 से लागू हो गया, और किस लिए, जनता की खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। और इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टीपीडीएस के अंतर्गत उचित दर पर अनाज प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी, ये याद रखना कितना, 75% ग्रामीण आबादी है और 50% शहरी आबादी को कवर करने का प्रावधान है किस अधिनियम के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023। 75% ग्रामीण आबादी और उसके अलावा जो 50% है वो शहरी आबादी। ठीक है, फिर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों, परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए, ठीक है, उनकी पात्रता के अनुसार, पात्रता यानी या तो जो ए वाले हैं, ठीक है, जो अंत्योदय अन्न योजना वाले के पात्र हैं वो उनको क्या मिलेगा, प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। ठीक है, और जो प्राथमिकता वाले परिवार हैं यानी पीएचएच हैं जो, उनको प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। प्रति व्यक्ति यहाँ पर दिया है, और ऊपर क्या था, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जो अंत्योदय अन्न योजना वाले हैं। जबकि प्राथमिकता वाले परिवारों में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न, मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। आगे ये सारी चीज़ें अगर आपको पढ़नी हो तो पढ़ लीजिएगा, बाकी उतना कुछ खास इंपॉर्टेंस रखती नहीं है। फिर है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी पीएम पोषण योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है। ये आपके लिए ध्यान देने वाली चीज़ है। पीएम पोषण योजना किसके द्वारा संचालित है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। इस योजना के लिए खाद्यान्न डीएफपीडी, ये जो ऊपर अब हमने विभाग देखा है, डीएफपीडी द्वारा एनएफएसए दरों पर आवंटित किया जाता है। अर्थात मोटे अनाज के लिए 1 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम शिक्षा मंत्रालय को आवंटित किया जाता है। इस योजना में सरकारी स्कूलों, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों में प्री स्कूल या बाल वाटिका, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्र शामिल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कहाँ के छात्र शामिल हैं इसमें। सरकारी स्कूल या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल होते हैं, या जो स्थानीय निकायों द्वारा संचालित होते हैं जैसे एमसीडी वाले जो होते हैं ना, और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्र शामिल हैं। प्राथमिक स्तर के लिए प्रत्येक स्कूल दिवस प्रत्येक बच्चा 100 ग्राम और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए प्रत्येक स्कूल दिवस प्रति बच्चा 150 ग्राम की दर से खाद्यान्न आवंटित किया जाता है। तो ये हो गई पोषण शक्ति निर्माण योजना, शिक्षा मंत्रालय के अंडर में रहती है। अन्नपूर्णा योजना, यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय लागू करता है। कौन लागू कर रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय लागू कर रहा है अन्नपूर्णा योजना। और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन नहीं पाने वाले 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह प्रति व्यक्ति निःशुल्क 10 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। ठीक है, जो पेंशन नहीं पाते हैं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत, 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्हें प्रति माह प्रति व्यक्ति निःशुल्क 10 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। योजना के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा बीपीएल कीमतों पर अनाज दिया जाता है। कौन सी कीमत पर, बीपीएल कीमतों पर अनाज दिया जाता है। ठीक है, जो 65 वर्ष और उससे अधिक वाले हैं।
फिर आगे देख लेते हैं। आगे है चीनी उत्पादन। ठीक है, चीनी उत्पादन। तो चीनी उद्योग कृषि आधारित एक महत्वपूर्ण उद्योग है जिसमें लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिवारों की आजीविका प्रभावित होती है और लगभग 5 लाख कामगारों को चीनी मिलों में सीधे रोजगार मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक फैक्ट है कि ब्राज़ील के बाद भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है और चीनी की सबसे अधिक खपत वाला देश भी है। तो ये याद रखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, लेकिन खपत के मामले में, ठीक है, खपत के मामले में नंबर 1 पर है। तो चीनी उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? ब्राज़ील। नंबर 2 पर है भारत, लेकिन खपत के मामले में भी भारत नंबर 1 पर है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर आगे देख लेते हैं। चीनी एक आवश्यक वस्तु है और मिलों से इसकी बिक्री, डिलीवरी और वितरण सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विनियमित किया जाता है। ठीक है, ये हो गया चीनी एक आवश्यक वस्तु है। बाकी हमने पढ़ रखा था उसके अपीडा के बारे में, तो वहाँ पर चीज़ें जब हमने देखी थी तो डिटेल में थी, वहाँ पर चीनी की बात भी की गई थी। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम। तो इथेनॉल क्या है? यह एक कृषि आधारित उत्पाद है। ठीक है, कृषि आधारित उत्पाद है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में पेट्रोल के साथ मिश्रण और हैंड सैनिटाइजर के निर्माण सहित कई अन्य औद्योगिक उपयोगों के लिए किया जाता है। इसका उत्पादन चीनी उद्योग के उप उत्पाद अर्थात गन्ने के रस, सीरे और साथ ही स्टार्च युक्त खाद्यान्न से किया जाता है। तो याद रखिएगा, पूछ सकते हैं कि इथेनॉल मतलब इथेनॉल का जो निर्माण है वो कैसे किया जा सकता है? गन्ने के रस से, सीरे से और जो स्टार्च युक्त खाद्यान्न है, ठीक है, उनसे किया जा सकता है। आलू में भी स्टार्च होता है, उससे भी हो सकता है। फिर इथेनॉल के लिए सरकार ने 2023 तक पेट्रोल के साथ ईंधन ग्रेड एथेनॉल 12% मिश्र का लक्ष्य हासिल कर लिया है। 2023 तक कितना हासिल कर लिया है? पेट्रोल के साथ इथेनॉल 12% का लक्ष्य हासिल कर लिया है और 2025 तक 20% का लक्ष्य इनको हासिल करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। सीरा आधारित फीड स्टॉक की कमी को देखते हुए सरकार विभिन्न फीड स्टॉक जैसे मक्का, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न से इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दे रही। तो अभी आपने ऊपर देखा कि इनसे निर्माण हो सकता है, गन्ने के रस से, सीरे से और जो स्टार्च युक्त खाद्यान्न है, और उसके अलावा मक्के से भी किया जा सकता है। जो क्षतिग्रस्त खाद्यान्न है उनसे भी इथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है। कूट में पूछ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा याद रखना है आपने। फिर यहाँ पर खाद्य तेलों संबंधी नीति की बात की जा रही है, आयात नीति। ठीक है, देश की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है और खाद्य तेल का आयात ओपन जनरल लाइसेंस के तहत होता है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि आप खाद्य तेल के बारे में तो समझ रहे होंगे। जैसे उसमें क्या जाएगा, अब जैसे सरसों का तेल खाते हो गए है ना, सरसों का तेल हो गया, ये भी फिर सोयाबीन तेल हो गया, इसमें घरेलू उत्पादन भी होता है, इसका आयात भी होता है। सूरजमुखी तेल हो गया, जो सूरजमुखी तेल है इसका अधिकांश आयात किया जाता है। ठीक है, और फिर पाम ऑयल हो गया, और जिसका उपयोग कई खाद्य उत्पादों में किया जाता है। जैसे आप ये देखते हो ना, ये जो आते हैं बाहर पैकेट में फूड्स आते हैं, तो देखते हो उस पर पाम ऑयल लिखा होता है। फिर जो मूंगफली का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया, इन सब का उपयोग भारत में किया जाता है खाद्य तेल के रूप में, ये आपको पता होगा। और भारत जो है ये दुनिया में खाद्य तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और आयातक भी है। ठीक है, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और आयातक भी है। तो ये आपने याद रखना है, एडिशनल इन्फो दे रहा हूँ तो याद रखिएगा, थोड़ा इन पे शब्दों पर ध्यान देना है आपने। फिर अगर हम बात करें तो क्या है कि 2024-25 से, ठीक है, 2024-25 से एक योजना शुरू हुई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी लेटेस्ट शुरू हुई है। आपको ये आइडिया होगा कि पिछले कुछ समय से 2 साल में आपने सरसों के तेल में उछाल देखा होगा ना, कि सरसों का तेल काफ़ी महंगा था, फिर धीरे धीरे वो सस्ता हुआ है। तो वो ऐसी चीज़ें हैं, तिलहन मिशन है हो गया, तो ये इसलिए थोड़ा लाइमलाइट में है। तो 2024-25 से 2030-31 के लिए, कब से? 2024-25 से लिए 2024-25 से 2030-31 के लिए एक मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, कौन सा? राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन। ठीक है, खाद्य तेल तिलहन मिशन शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। ये क्या है कि आत्मनिर्भरता, ठीक है, ये जो तिलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए या खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए मिशन शुरू किया गया है। अब आगे सारी चीज़ें क्या हैं? अब इसके अलावा आपको ये तो पता होगा कि सभी जो आयातित वनस्पति तेल हैं, जो जितने वनस्पति तेल हमने नाम लिया, उसमें सभी जो आयातित वनस्पति तेलों में हैं उसमें पाम ऑयल सबसे ज़्यादा हिस्सा है। कितना? सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का हिस्सा है जो हम आयात करते हैं। 60% हम पाम ऑयल आयात करते हैं। बाकी हम पाम ऑयल जो है वो आयात कहाँ से करते हैं, किन देशों से कर रहे हैं हम पाम ऑयल? तो एक तो इंडोनेशिया से, ठीक है, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया और थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ से हम जो है पाम ऑयल आयात करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर। तो ये सारी चीज़ें, पाम ऑयल कितना कर रहे हैं? 60% कर रहे हैं इन 3 देशों से, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, और बाकी अन्य देश जो हैं वहाँ से हम आयात कर रहे हैं पाम ऑयल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई इसमें।
बाकी फिर हम देखेंगे खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व खाद्य सुरक्षा समिति। तो वर्ष 1945 में स्थापित खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की बड़ी विशेषता संपन्न एजेंसियों में से एक है, FAO। ठीक है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, 2021 में यहाँ से सवाल भी पूछा गया था इससे रिलेटेड। इसका लक्ष्य है कृषि उत्पादकता बढ़ाकर और ग्रामीण आबादी की जीवन स्थितियों में सुधार लाकर पोषण और जीवन स्तर को सुधारना। तो ये बेसिकली कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में भी यकीन करता है और ग्रामीण आबादी की जीवन की स्थितियों में सुधार लाकर पोषण और जीवन स्तर को सुधारता है। FAO का यही महत्व है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद, और 2024 में यहाँ से सवाल आया था, ठीक है, जिसकी बात मैं कर रहा था स्टार्टिंग में, और लाइन बाय लाइन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, पर मोटे अनाज की जगह यहाँ पर चावल कर दिया गया था। ठीक है, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद का सदस्य है। परिषद को 1995 तक अंतर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद के नाम से जाना जाता था। यह गेहूं और मोटे अनाज के, ठीक है, यहाँ पर जो UPSC ने किया था, यहाँ पर गेहूं और चावल लिख दिया था, है क्या, गेहूं और मोटे अनाज के मामले में सहयोग के लिए निर्यात आयात करने वाले देशों का अंतर सरकारी मंच है। यह ग्रेन्स ट्रेड कन्वेंशन 1995 को प्रशासित करता है। इसका सचिवालय वर्ष 1949 से लंदन में है, जो खाद्य सहायता सम्मेलन के अंतर्गत स्थापित खाद्य सहायता समिति को भी सेवाएं प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय अनाज समझौते में अनाज व्यापार समझौता और अनाज सहायता समझौता शामिल है। भारत अंतर्राष्ट्रीय अनाज समझौता 1995 और उसके अंतर्गत अनाज व्यापार समझौता 1995, जो कि 1995 से लागू है, का हस्ताक्षर करता है। मतलब इन दोनों जो है ना कि अंतर्राष्ट्रीय अनाज समझौता और अनाज व्यापार समझौता, इन दोनों का सदस्य भारत है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद का भी सदस्य है भारत। तो ये आपने याद रखना है। एपीडा हमने पहले भी पढ़ रखा है, तो यहाँ पर डिटेल में इतने पढ़ने की जरूरत है नहीं। मन करे तो ये PDF आपके पास होगी, आप एक बार वहाँ से पढ़ लेना। फिर आगे देख लेते हैं। फिर है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में FDI। तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। ठीक है, यहाँ 100% FDI है। और भारत में निर्मित या उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में ई-कॉमर्स सहित व्यापार के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग के माध्यम से अनुमति दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें FDI की बात, 100% FDI है। फिर है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, 2016 से 2020 में अमल में लाया गया था। खाद्य सामग्री को खलिहानों से रिटेल आउटलेट तक सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए, यानी खेत से दुकान तक के लिए आधुनिक अवसंरचनात्मक ढांचे के विस्तृत पैकेज निर्माण का लक्ष्य इसमें निर्मित किया गया था। ठीक है, तो ये था प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, 2020 में आई थी ये। इसके अलावा कुछ खास शायद इसमें है नहीं, PDF आपके पास होगी, आप देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ये रहा, सिविल सेवक UPSC PCS, आपको यहाँ से PDF मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और आपके रिस्पांस पे यार टोटल डिपेंड करता है कि कैसा आपका रिस्पांस रहेगा, उसी हिसाब से आगे इंडिया ईयरबुक के वीडियो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो बाकी धन्यवाद, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।